Hello students, welcome back to the channel. We are going to start our next topic, that is CSR. This topic is very important for competitive exam. So CSR stands for Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility. कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी, सोशल मीन्स सोसाइटी, रिलेटेड टू सोसाइटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन। कि एक बिजनेस की, एक कंपनी की सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बिजनेस का सोसाइटी के प्रति होना चाहिए। ऑब्लिगेशन एक कंपनी को सोसाइटी के प्रति क्या क्या फुलफिल करनी चाहिए, वो सारा हम CSR में पढ़ते हैं। तो CSR जो है, जिस एक्ट के अंडर जो ये आता है, उस एक्ट को हम कहेंगे कंपनी एक्ट 2013। देखो, कोई ना कोई एक्ट जो है वो बनाया जाता है, तो वो कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले एक बिल पास किया जाता है, और वो बिल पास किया जाता है या तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, और उस बिल को फिर प्रेसिडेंट जो है वो साइन करता है, और फिर वो क्या हो जाता है, इफेक्ट में आ जाता है। तो ये जो है एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 जो है CSR के लिए, वो 29 अगस्त 2013 में साइन किया गया था, और इसकी जो इफ़ेक्ट की डेट है, यानी जब ये वर्क ऑन फोर्स पे आया, तो वो डेट रहेगी हमारी 1 अप्रैल 2014। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये CSR के लिए जो साइन किया गया था वो था 29 अगस्त 2013, और ये प्रैक्टिकल वे में कब लागू किया गया था, दैट इज़ 1 अप्रैल 2014। एक बार फिर से बता देती हूँ, CSR जो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आता है, उसे साइन किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा 29 अगस्त 2013 को, लेकिन ये प्रैक्टिकल फॉर्म में कब आया था, 1 अप्रैल 2014 को आया था। तो CSR जो था वो एक लीगल फॉर्म में 1 अप्रैल 2014 को सामने आ गया था। और ये दोनों कॉर्पोरेट्स के लिए कंपलसरी है, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक है। ठीक है, कौन से सेक्शन के अंडर CSR जो था वो आता है, दैट इज सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो अभी तक हमने मेनली जितने पॉइंट्स लर्न किए हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ कि CSR जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आता है, क्वेश्चन नंबर 1। CSR साइन किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 2। कब साइन किया गया था, दैट इज़ 29 अगस्त 2013, क्वेश्चन नंबर 3। और ये इफेक्ट यानी प्रैक्टिकल फॉर्म में कब आया था, 1 अप्रैल 2014, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये कौन से सेक्शन में, यानी सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 2013 का, उसके अंदर जो है वो CSR आता है, और शेड्यूल 7 के अंडर CSR की एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूड की जाती है। CSR फुलफिल करने के लिए एक CSR कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी जो है वो ये देखती है कि CSR पे कितना एक्सपेंस होना चाहिए, CSR की एक्टिविटीज़ पे कितना एक्सपेंस जो होना चाहिए। इंडिया में ये मैंडेटरी कर दिया गया था 2000 में। और कौन कौन सी कंपनी के लिए, मतलब कितनी वर्थ की कंपनी होनी चाहिए, उसके लिए CSR जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसके लिए पॉइंट नोट कीजिए, 3 कंडीशंस हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट कितना होगा, 5 करोड़ का, एनुअल प्रॉफिट 5 करोड़ का होगा, उसके लिए CSR कंपलसरी है। सेकेंड, ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ कितनी होगी, 500 करोड़ की होगी, उसके लिए CSR की एक्टिविटीज़ करना कंपलसरी है। एंड थर्ड कंडीशन इज़ जिसका नेट टर्नओवर 1000 करोड़ होगा, उसके लिए CSR कंपलसरी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि CSR जो है वो सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आता है। शेड्यूल नंबर 7 के अंडर CSR की एक्टिविटीज़ डिफाइन की गई है। CSR की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए CSR कमेटी बनाई जाती है, जो ये देखती है कि CSR पे कितना एक्सपेंस होना चाहिए। इंडिया में CSR कुछ कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी कर दी गई थी 2000 ईयर में, और वो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके लिए CSR जो था वो कंपलसरी था। तो ऐसी कंपनी जिसका एनुअल प्रॉफिट 5 करोड़ का होगा, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ की होगी, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसकी नेट टर्नओवर कितना होगा, 1000 करोड़ का होगा, उसके लिए CSR की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2000 ईयर में। ओके।
आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अब ये देखते हैं कि CSR के ऊपर कितना एक्सपेंस जो है वो होना चाहिए। तो CSR के लिए 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट का 2% जो है वो CSR की एक्टिविटीज़ के ऊपर एक कॉर्पोरेट के द्वारा खर्च कर दिया जाना चाहिए। 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% CSR की एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्च होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं। कुछ अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, उसको देख लेते हैं एक बार। अमेंडमेंट्स इन 2019, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट अमेंडमेंट जो थी, कहता है कि अगर किसी ईयर में जो CSR के ऊपर एक्सपेंस है वो मोर देन 2% हो जाता है, सपोज करो आपका एक्सपेंस जो है वो 5% हो गया, तो नेक्स्ट ईयर में आपको क्या दी जाएगी, कुछ ना कुछ कंसेशन जो है वो दे दी जाएगी CSR की एक्टिविटीज़ पे खर्च करने के लिए। तो सबसे पहली और मेन अमेंडमेंट जो 2019 में हुई थी वो यही थी कि अगर किसी साल आपका CSR के ऊपर 2% से ज़्यादा का खर्चा हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर आप क्या कर सकते हैं, कंसेशन क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी CSR के ऊपर खर्च नहीं कर रही, यानी कोई भी कंपनी CSR के ऊपर खर्च नहीं कर रही, तो उसे क्या दिया जाता है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा, अगर कोई कंपनी CSR के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करती तो उसे क्या दे दिया जाता है, 3 ईयर्स का टाइम दे दिया जाता है CSR की एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्च करने के लिए। और इन एनी केस अगर वो कंपनी इन 3 सालों में भी एक्सपेंडिचर खर्च नहीं करती तो उसे एक और एक्सटेंशन दे दी जाती है। वो एक्सटेंशन दे दी जाती है 30 दिन की। लेकिन अगर 30 दिन के बाद भी वो जो CSR की एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्चा नहीं करती तो उसे सिर्फ क्या पे करनी पड़ती है, पेनल्टी पे करनी पड़ती है। उसके लिए उसके बाद उसको कोई भी एक्सटेंशन किसी भी तरह की नहीं दी जाती। बट माई पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। कहता है कि अगर कोई भी कंपनी CSR की एक्टिविटीज़ के ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं कर रही तो उसे 3 साल का समय दे दिया जाता है CSR के ऊपर खर्च करने के लिए। और इन एनी केस अगर वो 3 साल में भी CSR के ऊपर कुछ खर्चा नहीं कर पाती तो उसे 30 दिन की और एक्सटेंशन दे दी जाती है। लेकिन इस 30 दिन की एक्सटेंशन के बाद भी अगर वो CSR के ऊपर कुछ नहीं खर्च कर रही तो उसे सिर्फ क्या करना पड़ता है, पेनल्टी को पे करना पड़ता है। उसके बाद उसको कोई भी एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जाती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी जो CSR से रिलेटेड थी, जो 2019 में इम्प्लीमेंट कर दी गई। अब कुछ मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को हम देख लेते हैं। CSR के काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल आया दैट इज़ फ्राइडमैन डॉक्ट्राइन मॉडल। इसका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 1962 और 1973। कई बुक्स में ये 62 है लेकिन कई बुक में ये 1973 भी है। तो हमें ये दोनों डेट ही क्या करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला मॉडल जो था फ्राइडमैन डॉक्ट्राइन मॉडल, उस मॉडल के अकॉर्डिंग CSR क्या है, कहता है कि जो CSR है ना वो किस पे बेस्ड है, एथिक्स थ्योरी पे बेस्ड है। और CSR क्यों हमें फुलफिल करनी चाहिए, मतलब ये मॉडल कहता है कि ये जो CSR है वो क्या करता है, वो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने पे फोकस करता है। मतलब फ्राइडमैन डॉक्ट्राइन मॉडल 1962 या 1973 में बनाया गया था, एथिक्स थ्योरी पे बेस्ड था और ये इसका मेन टारगेट था शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और मेन और थर्ड पॉइंट ये रहेगा, कहता है कि अगर शेयर होल्डर कहेंगे तब ही क्या किया जाएगा, CSR की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा एक कॉर्पोरेट के द्वारा। तो इस मॉडल की यही 3 पॉइंट मेन है। फ्राइडमैन डॉक्ट्राइन मॉडल में क्या है, कहता है कि ये जो मॉडल है वो एथिक्स थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और इसका मेन टारगेट रहता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और इसने ये भी कहा कि अगर शेयर होल्डर चाहेंगे तभी एक कॉर्पोरेट क्या करेगा, CSR की एक्टिविटीज़ को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट मॉडल रहेगा। सेकेंड मॉडल है हमारे पास एक्करमैन मॉडल। एक्करमैन मॉडल का जो टाइम पीरियड है वो दैट इज़ 1976। और एक्करमैन मॉडल जो है वो कॉर्पोरेट की इंटरनल पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, इंटरनल पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। कहते हैं कि इसमें होता क्या है, इस मॉडल में 4 स्टेजेस जो हैं वो इंक्लूड हैं। और वो 4 स्टेजेस क्या रहेंगी, कहते हैं कि सबसे पहले मैनेजर डिसाइड करेगा सोसाइटी की प्रॉब्लम को, ठीक है। फिर इंटेंसिव स्टडी यानी डिटेल में स्टडी की जाएगी रिगार्डिंग द प्रॉब्लम।
कि एक कॉर्पोरेट के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे वो प्रॉब्लम हो, क्योंकि CSR का मतलब क्या है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर करना है या सोसाइटी के प्रति जो भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना। तो मैनेजर डिसाइड करेगा कि सोसाइटी में कौन, मतलब मैनेजर ये देखेगा कि मेनली सोसाइटी की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हमने ख़त्म करना है। फिर वो ये देखेगा कि इंटेंसिव स्टडी करेगा उससे रिलेटेड कि क्या एक कॉर्पोरेट के पास इतने रिसोर्सेज हैं जिससे वो क्या कर सकता है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। थर्ड, मैनेजर क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को फॉलो करेगा, मतलब इस प्रोजेक्ट को वर्किंग फोर्स में लाएगा। देन वो ये देखेगा कि प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो पा रहा है या नहीं, यानी वो इवैल्यूएशन करेगा। तो ये 4 मेन पॉइंट है जो एक्करमैन मॉडल के अंदर आते हैं, और ये मॉडल बनाया गया था यानी इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 में। सबसे पहले मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉब्लम को कॉर्पोरेट ने सॉल्व करना है। फिर ये देखेगा कि क्या एक बिजनेस के पास इस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं या नहीं। मैनेजर उस प्रोजेक्ट को फॉलो करेगा और फिर उसको क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। तो सेकंड मॉडल, एक्करमैन मॉडल, काफ़ी इजी और काफ़ी आसान मॉडल है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ जो है कैरोल मॉडल, जिसे कैरोल पिरामिड मॉडल भी कहा जाता है। और ये आया था 1991 में। तो ये एक पिरामिड की फॉर्म में है। जैसे हमें पता है कि पिरामिड जो है वो ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है। तो इसकी 4 स्टेजेस रहेंगी। सबसे पहले ई, एक बार शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, देन हम एक्सप्लेन करेंगे। देन एल, देन अगेन ई, देन फर्स्ट ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक्स यानी रिलेटेड टू मनी। सेकंड ई स्टैंड फॉर लीगल, थर्ड ई स्टैंड फॉर एथिक्स, एंड फोर्थ पी स्टैंड फॉर फिलैंथ्रोपिस्ट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि सबसे पहले एक कॉर्पोरेट का जो मेन टारगेट होता है वो पैसा कमाना है, यानी प्रॉफिटेबल होना है। देन वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करता है। फिर जब उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं तो वो ऐसे काम करता है जो शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी अब वो शेयर होल्डर्स के बारे में सोचता है। जब यहाँ पे भी वो स्टेट रेट हो जाता है, देन वो ग्लोबल होने की कोशिश करता है, यानी रेपुटेशन कमाने की कोशिश करता है, और वो क्या बनता है, एक गुड कॉर्पोरेट बनने की कोशिश करता है। तो ये 4 स्टेजेस जो हैं वो कैरोल पिरामिड मॉडल में डिफाइन कर दी गई हैं, और ये मॉडल जो था वो 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट स्टेज पे यानी ई आता है, सेकंड स्टेज पे एल, थर्ड स्टेज पे अगेन ई, और फोर्थ स्टेज पे पी। तो ई का मतलब इकोनॉमिक, एल का मतलब लीगल, नेक्स्ट ई का मतलब एथिक्स, और पी का मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट। तो सबसे पहले एक बिजनेस पैसे कमाने के यानी प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचता है, देन वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करता है, देन वो शेयर होल्डर्स के फेवर में जाता है, और देन वो एक सोसाइटी में गुड कॉर्पोरेट बनने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा मॉडल रहेगा एनवायरनमेंट इंटीग्रिटी मॉडल। एनवायरनमेंट इंटीग्रिटी मॉडल जो था वो दिया गया था रेडमैन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? रेडमैन के द्वारा दिया गया था। और इस मॉडल में क्या बताया गया? कहता है कि इस मॉडल में मेनली जो टारगेट किया गया है वो एनवायरनमेंट इंटीग्रिटी पे ही फोकस किया गया। तो सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट जो की गई थी वो यूएस में की गई थी, यानी इसमें मेनली जो फोकस किया जाता है वो एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करने का काम किया जाता है। बस इस मॉडल में और कुछ नहीं है खास। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल रहेगा दैट इज कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये मानना है कि जो कॉर्पोरेट है वो एक सोसाइटी का सिटीजन है, इसलिए उसका नाम जो है वो ऐसा दिया गया कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल्स। तो अब ये एक सिटीजन का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग जो है वो सोसाइटी में कुछ ना कुछ अपने एथिक्स को फॉलो करता है, एथिक्स को डेवलप करता है। तो इस मॉडल में भी क्या किया गया, कुछ एथिक्स जो थे वो डेवलप किए गए थे, ठीक है। तो इसने ये कहा कि हमें यानी एक कॉर्पोरेट को काम करना चाहिए रूल बुक के अकॉर्डिंग, एथिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना चाहिए। और रूल बुक हमें क्या कहेगी, यानी हमारे एथिक्स क्या कहेगी कि एक कॉर्पोरेट के ऊपर CSR के ऊपर एक्सपेंस करना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ पैसा जो है वो CSR के ऊपर लगाना चाहिए। तो ये था एक मेन मॉडल कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। कॉर्पोरेट सिटीजन मॉडल क्या है? कहता है कि कॉर्पोरेट जो है वो एक सिटीजन की तरह है सोसाइटी में, और उसके खुद के कुछ एथिक्स होते हैं, और उस एथिक्स के अकॉर्डिंग यानी उस रूल बुक के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। और वो रूल बुक ये कहती है कि एक कॉर्पोरेट को CSR के ऊपर काम करना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस जो है वो CSR पे ही करने चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट मॉडल हमारा रहेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। अब इसमें 2 नाम आए हैं, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर।
होल्डर मतलब जिनका कंपनी में कुछ ना कुछ क्या रहता है, शेयर रहता है स्टॉक में। और स्टेक होल्डर मतलब ऐसे होल्डर, ऐसे लोग जो कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, उसे हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। जैसे इसमें गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट भी क्या है, टैक्स अर्न करने के लिए कंपनी के अंदर इंटरेस्ट रखती है और ये भी देखती है कि कंपनी जो है वो हार्मफुल तो नहीं है सोसाइटी के लिए। और सेकेंड आ जाते हैं हमारे पास कस्टमर या कंज्यूमर, जो उस कंपनी के प्रोडक्ट गेन करता है या यूज़ करता है, तो वो क्या कहेंगे, स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर मॉडल क्या कहता है कि ये भी 4 स्टेजेस की बात करता है। कितनी स्टेजेस की, 4 स्टेजेस की बात करता है मेनली। सबसे पहले जो स्टेज आ जाती है दैट इज़ प्रोडक्टिविस्ट। प्रोडक्टिविज्म मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी भी बिजनेस का पहला जो मोटिव रहता है वो क्या रहता है, पैसा कमाना, यानी प्रॉफिट अर्न करना। जब प्रॉफिट अर्न हो जाते हैं यानी पैसा कमाने लग जाता है, देन वो मूव करता है फिलैंथ्रोपिस्ट की तरफ, यानी मोरल वैल्यू की तरफ। क्या करता है वो, गुड कॉर्पोरेट बनने की कोशिश करता है। देन प्रोग्रेसिव, तो फिर वो क्या करते हैं, प्रोग्रेस की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी वो सोसाइटी का पार्ट बन गया और फिर वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे रहा है, यानी रिटर्न समथिंग टू द सोसाइटी। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप जो रहेगा, स्टेज रहेगी, दैट इज एथिकल आइडियलिज्म। एथिकल मतलब एथिक्स, आइडियलिज्म मतलब आइडियल। तो यहाँ पे क्या रह जाता है, ह्यूमैनिटेरियन एक्ट लागू हो जाता है, मतलब उसके कुछ एथिक्स होंगे और उसका कुछ ना कुछ आइडियल होगा सोसाइटी में और उस हिसाब से वो सोसाइटी में वर्क करता है। तो लास्ट हमारा स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर मॉडल क्या कहता है कि जो CSR मॉडल है उसे 4 स्टेजेस को फुलफिल करना होता है कॉर्पोरेट को। सबसे पहले वो प्रॉफिट अर्न करेगा, देन वो एक गुड कॉर्पोरेट की तरफ मूव करेगा, फिर वो प्रोग्रेसिव होगा, यानी वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ देगा बदले में, और फिर वो अपने एथिक्स और आइडियलिज्म को फॉलो करता रहेगा। तो ये 4 स्टेप थे इस मॉडल के। तो कुछ ये 5 मॉडल जो हैं हमने रिवाइज किया, देख लेते हैं, क्विक रिविजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या हमने CSR के बारे में समझा। CSR की फुल फॉर्म समझी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, और ये कंपनी एक्ट 2013 के अंडर आता है। एक बिल पास किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, राज्यसभा या कोई भी एक्ट या कोई भी क्या कहेंगे हम, प्रोसेस लाने के लिए, तो बिल पास किया जाता है। बिल या तो राज्यसभा में पास होगा या लोकसभा में, और उसे साइन करता है प्रेसिडेंट। तो CSR के लिए भी एक बिल पास किया गया था, उसे साइन किया गया था 29 अगस्त 2013 को, लेकिन उसे प्रैक्टिकल वे में 1 अप्रैल 2014 में लाया गया। ये कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अंदर आता है, शेड्यूल नंबर 7 के अंदर CSR एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया गया। इसके लिए CSR कमेटीज़ बनाई जाती है जो CSR के एक्सपेंस देखते हैं कि कितना खर्चा जो है वो CSR के ऊपर होना चाहिए। लेकिन इंडिया में CSR कुछ कंपनीज़ के ऊपर 2000 में मैंडेटरी कर दी गई थी। ऐसी कौन सी कंपनी है जो CSR के लिए मैंडेटरी थी? ऐसी कंपनी जिनका प्रॉफिट 5 करोड़ का होगा, या ऐसी कंपनी जिनका नेटवर्क 500 करोड़ की होगी, या ऐसी कंपनी जिनका नेट टावर 1000 करोड़ का होगा। और कितना एक्सपेंस जो था वो CSR के ऊपर होना चाहिए, कहता है कि 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2% जो है वो एक कंपनी के द्वारा CSR पे खर्च किया जाना चाहिए। कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे इससे रिलेटेड 2019 में। तो अमेंडमेंट क्या था, कहता है कि अगर किसी साल एक कंपनी 2% से ज़्यादा का CSR पे खर्च कर देती है तो नेक्स्ट ईयर वो क्या कर सकती है, कंसेशन क्लेम कर सकती है। सेकेंड अमेंडमेंट ये हुई थी कि अगर कोई कंपनी CSR पे बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रही तो उसे 3 साल का टाइम दे दिया जाता है CSR पे खर्च करने के लिए, और अगर वो फिर भी CSR पे खर्च नहीं कर पाती तो उसे 30 दिन की एक्सटेंशन और दे दी जाती है CSR पे खर्च करने के लिए। लेकिन अगर 30 दिन में भी वो CSR के ऊपर कुछ भी नहीं खर्च करती तो उसे कोई भी एक्सटेंशन और नहीं देती, सिर्फ उस पर क्या किया जाता है, पेनल्टी चार्ज कर ली जाती है। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी 2019 में। फिर हमने बात की CSR मॉडल के ऊपर। तो सबसे पहले फ्राइडमैन डॉक्टराइन मॉडल था जो 1962 या 1973 में आया था। एथिक्स थ्योरी पे बेस्ड है और इसमें शेयर होल्डर को की वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और ये कहा जाता है, यानी इसमें मेनली जो वैल्यू की जाती है वो शेयर होल्डर्स की जाती है कि अगर शेयर होल्डर कहेगा कि CSR पे खर्च करना है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया था एकरमैन मॉडल 1976 में, जो इंटरनल पॉलिसी पे बेस्ड था। इसकी 4 स्टेजेस थी। मैनेजर डिसाइड करेगा कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, फिर वो ये देखेगा कि रिसोर्सेज हैं या नहीं है, फिर उस मैनेजर है वो उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा और फिर उसकी वो इवैल्यूएशन करता रहेगा। नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास कैरोल्स पिरामिड मॉडल, जो 1991 में आया था, जिसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले एक बिजनेस पैसा कमाने के लिए सोचता है, फिर वो लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता है, देन वो शेयर होल्डर की ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता है, और फिर वो कॉर्पोरेट एक सोसाइटी में एक अच्छा कॉर्पोरेट बनने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारे पास आया था एनवायरमेंट इंटीग्रिटी मॉडल, जिसमें एनवायरमेंट को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है, और ये मॉडल जो था वो रेडमैन ने दिया था, और सबसे पहले ये मॉडल जो था वो US में, यूनाइटेड स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉर्पोरेट सिटीजन मॉडल। तो इसमें माना जाता है कि जो ये कंपनी मतलब कोई कंपनी है वो एक सोसाइटी का पार्ट है, सिटीजन है, इसलिए उसके खुद के एथिक्स हैं, और उसके एथिक्स ये कहते हैं कि CSR पे खर्च करना चाहिए। लास्ट मॉडल हमने पढ़ा स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर मॉडल, जिसमें हमने ये देखा कि इसके भी 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक बिजनेस जो है प्रॉफिट कमाएगा, फिर वो एक अच्छा बिजनेस बनने की कोशिश करेगा, फिर वो प्रोग्रेस करेगा सोसाइटी में और सोसाइटी को कुछ ना कुछ देगा, और फिर वो अपनी एथिक्स और आइडियलिज्म को फॉलो करता रहेगा।
तो ये कुछ 5 मॉडल जो थे वो हमने CSR के रिलेटेड पढ़े, और ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, please let me know by adding your comment in my comment section box. See you in next video. Till then, take care everybody. Don't forget to pray for everyone. Bye bye.